जय भीम दोस्तों। इतिहास गवाह है कि इस भारत की वसुंधरा पर बहुजन समाज के राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। उन्हीं महान पराक्रमी वीर राजाओं में सम्राट अशोक का नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है। सम्राट अशोक के जैसा महान योद्धा न आज तक हुआ है न कभी होगा। आज उनकी जयंती है। इसी महापर्व के उपलक्ष्य में सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, जिसकी विस्तार पूर्वक चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। हम आपको चंद्रशेखर के उस ऐतिहासिक ऐलान के बारे में बताना शुरू करें, उससे पहले हम आपको सम्राट अशोक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। सम्राट अशोक का जन्म मौर्य वंश के महान शासक बिंदुसार के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके पिता बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के एक शक्तिशाली सम्राट थे, जिन्होंने अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य से विशाल साम्राज्य प्राप्त किया था। अशोक का जन्म लगभग 234 ईसा पूर्व में हुआ था। हालांकि उनकी सटीक जन्म तिथि के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। उनकी माता का नाम सुभद्रांगी या धर्मा कहा जाता है, जो एक साधारण परिवार से थीं। अशोक का प्रारंभिक जीवन राजसी वैभव और शिक्षा दीक्षा से परिपूर्ण था। बचपन से ही उन्हें युद्ध कला, शास्त्रों और राज्य प्रबंधन की शिक्षा दी गई। वे अपने भाइयों में सबसे प्रतिभाशाली और साहसी माने जाते थे। कहा जाता है कि उनके पिता बिंदुसार ने उन्हें कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपी थीं, जिससे उनके नेतृत्व कौशल का विकास हुआ। सम्राट अशोक के राजा बनने से पहले का जीवन संघर्ष, साहस और महत्वाकांक्षा से भरा हुआ था। बिंदुसार के पुत्र के रूप में जन्मे अशोक को अपने प्रारंभिक जीवन में ही विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकार के लिए उनके भाइयों के साथ प्रतिस्पर्धा थी, और यह वह दौर था जब उन्होंने अपनी योग्यता और शक्ति को सिद्ध किया। अशोक को उनके पिता बिंदुसार ने कम उम्र में ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी थीं। कहा जाता है कि उन्हें तक्षशिला, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित, में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। वहां की जनता ने करों और कठोर शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अशोक ने बड़ी कुशलता से इस विद्रोह को शांत किया और वहां शांति स्थापित की। इस घटना से उनकी नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक समझ का परिचय मिलता है। इसके बाद उन्हें उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने शासन व्यवस्था को और मजबूत किया। उज्जैन में रहते हुए उनका संपर्क विभिन्न संस्कृतियों और विचारों से हुआ, जो बाद में उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाला सिद्ध हुआ। बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर तीव्र संघर्ष छिड़ गया। इतिहासकारों के अनुसार बिंदुसार के कई पुत्र थे, और उनमें से अशोक सबसे योग्य होने के बावजूद उनकी राह आसान नहीं थी। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि अशोक ने अपने भाइयों को परास्त करने के लिए कठोर कदम उठाए, विशेष रूप से उनके बड़े भाई सुसीम, जो संभावित उत्तराधिकारी माने जाते थे, के साथ उनकी दुश्मनी की बातें प्रचलित हैं। हालांकि इन कथाओं की ऐतिहासिक सत्यता पर बहस होती है। कुछ ग्रंथों जैसे अशोकावदान में दावा किया गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन हासिल किया, लेकिन यह अतिशयोक्ति भी हो सकती है। फिर भी यह स्पष्ट है कि अशोक को सिंहासन तक पहुंचने के लिए कड़े संघर्ष और युद्धों से गुजरना पड़ा। इस दौरान अशोक के व्यक्तिगत जीवन में भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। उज्जैन में रहते हुए उनकी मुलाकात विदिशा की एक व्यापारी पुत्री देवी से हुई, जिनसे उनका विवाह हुआ। देवी ने उनके जीवन में शांति और संतुलन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके 2 बच्चे महेंद्र और संघमित्रा बाद में बौद्ध धर्म के प्रचार में उनके साथी बने। यह वह समय था जब अशोक का झुकाव धीरे धीरे क्रूरता से दूर और मानवीय मूल्यों की ओर होने लगा था। हालांकि यह परिवर्तन पूर्ण रूप से उनके राजा बनने के बाद ही दिखाई दिया। अशोक का सैन्य कौशल भी इस काल में उभरकर सामने आया। वे एक कुशल योद्धा थे और युद्ध की रणनीतियों में माहिर थे।
तक्षशिला और उज्जैन में उनके कार्यों ने उन्हें अपने पिता और दरबारियों के बीच लोकप्रिय बनाया। यह अनुभव उनके लिए सिंहासन की राह आसान करने में सहायक सिद्ध हुआ। बिंदुसार की मृत्यु के बाद 4 वर्षों तक चले उत्तराधिकार संग्राम में अशोक ने अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति का परिचय दिया। लगभग 270 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने अपने शासन को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। मौर्य साम्राज्य उस समय भारत के अधिकांश हिस्सों पर फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक का क्षेत्र शामिल था। अशोक ने अपने पिता और दादा की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने और प्रशासन को सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया। उनके शासन के शुरुआती वर्षों में वे एक शक्तिशाली और कठोर शासक के रूप में जाने गए। उनकी सेना विशाल और संगठित थी और वे अपने साम्राज्य को और विस्तार देने के लिए तैयार थे। अशोक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने कई क्षेत्रों में विजय प्राप्त की और विद्रोहों को कुचला। उनकी नीतियां उस समय तक मुख्य रूप से सैन्य शक्ति और कठोरता पर आधारित थीं। वे अपने साम्राज्य को एकजुट रखने के लिए कड़े कानून लागू करते थे और विरोधियों के प्रति कोई दया नहीं दिखाते थे। इस दौरान उनकी ख्याति एक क्रूर और महत्वाकांक्षी सम्राट के रूप में फैलने लगी थी। हालांकि उनके प्रशासन में कुशलता और व्यवस्था भी थी, जिसके कारण जनता में उनकी छवि मिश्रित थी। अशोक के शासन के 8वें वर्ष में लगभग 262 ईसा पूर्व एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने उनके जीवन और इतिहास की दिशा बदल दी। कलिंग युद्ध। कलिंग वर्तमान ओडिशा और इसके आसपास का क्षेत्र उस समय एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था। यह क्षेत्र अपने व्यापार, संस्कृति और सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। मौर्य साम्राज्य के लिए कलिंग को जीतना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह पूर्वी तट पर स्थित था और व्यापारिक मार्गों को नियंत्रित करता था। अशोक ने इस क्षेत्र को अपने अधीन करने का निर्णय लिया और एक विशाल सेना के साथ कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग युद्ध इतिहास के सबसे रक्त रंजित युद्धों में से एक माना जाता है। अशोक की सेना ने कलिंग के लोगों पर भयंकर हमला किया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए और घायल हुए। अशोक के शिलालेखों और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और अनगिनत लोग घायल हुए या विस्थापित हो गए। युद्ध के बाद का दृश्य भयावह था। नदियां खून से लाल हो गई थीं, चारों ओर लाशें बिछी थीं और विधवाओं व अनाथों का विलाप गूंज रहा था। अशोक ने इस युद्ध में विजय तो प्राप्त कर ली, लेकिन इस विनाश को देखकर उनका हृदय हिल गया। कहा जाता है कि युद्ध के बाद जब वे मैदान में घूम रहे थे, तब उन्होंने इस नरसंहार के परिणामों को अपनी आंखों से देखा और गहरे दुख में डूब गए। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। इस युद्ध की भयावहता ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सत्ता और विजय का यह मार्ग सही है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हिंसा और युद्ध से प्राप्त विजय क्षणिक होती है और यह केवल दुख और पीड़ा को जन्म देती है। इस आत्मचिंतन के दौरान उनकी मुलाकात बौद्ध भिक्षुओं से हुई, जिनके विचारों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। एक कथा के अनुसार कलिंग युद्ध के बाद अशोक की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु निग्रोध या उपगुप्त से हुई। यह भिक्षु युवा और शांत स्वभाव का था। उसने अशोक को बुद्ध के अहिंसा, करुणा और शांति के संदेशों के बारे में बताया। निग्रोध ने उन्हें समझाया कि सच्ची विजय वह नहीं जो तलवार से जीती जाए, बल्कि वह जो लोगों के हृदय को जीत ले। अशोक, जो पहले से ही युद्ध के परिणामों से व्यथित थे, इन शब्दों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को गहराई से समझना शुरू किया और धीरे धीरे इसे अपने जीवन का आधार बनाया। कलिंग युद्ध के बाद लगभग 261 ईसा पूर्व अशोक ने औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने अपने शासन की नीतियों में भी बदलाव किया और हिंसा के स्थान पर अहिंसा, क्रूरता के स्थान पर करुणा और युद्ध के स्थान पर शांति को बढ़ावा देना शुरू किया। वे बौद्ध संघ में शामिल हुए और बुद्ध के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इस घटना ने न केवल उनके जीवन को बदला, बल्कि मौर्य साम्राज्य और भारतीय इतिहास को भी एक नई दिशा दी। दोस्तों,
अब हम आपको चंद्रशेखर आजाद के उस बयान के बारे में बताएंगे। आज सम्राट अशोक की जयंती के पावन अवसर पर नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसा बयान दिया है जो न केवल देश के गौरव को उजागर करता है, बल्कि हर भारतीय के हृदय में गर्व और प्रेरणा का संचार करता है। उन्होंने अपने ओजस्वी शब्दों में कहा, सम्राट अशोक इस देश की आन बाण और शान है। वे एक ऐसे महानायक हैं जिनके पराक्रम, करुणा और दूरदर्शिता ने भारत को विश्व पटल पर एक अनमोल पहचान दी। यह उनकी ही देन है कि आज पूरी दुनिया भारत को सम्मान की नजरों से देखती है। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा, जरा सोचिए, जब भारत के प्रधानमंत्री विदेशों की धरती पर कदम रखते हैं तो वे गर्व से सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम उस बुद्ध की धरती से आए हैं जिसके संदेश को सम्राट अशोक ने अपने जीवन का आधार बनाया। वे कहते हैं कि हम उस अशोक की धरती से आए हैं जिन्होंने युद्ध के मैदान में विजय के बाद शांति का मार्ग चुना और मानवता को एक नई राह दिखाई। यह सम्राट अशोक की महानता का वह जीवंत प्रमाण है जो आज भी विश्व नेताओं के सामने भारत का मस्तक ऊंचा करता है। उन्होंने अपने बयान को और प्रभावशाली बनाते हुए जोड़ा, सम्राट अशोक केवल एक शासक नहीं थे, वे एक विचार थे, एक क्रांति थे, एक ऐसी शक्ति थे जिन्होंने हिंसा के तांडव को शांति के संगीत में बदल दिया। उनके शिलालेख आज भी हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं बल्कि करुणा और न्याय में होती है। यह उनकी ही विरासत है कि भारत को अहिंसा और बंधुत्व का प्रतीक माना जाता है। उनके कारण ही हमारी संस्कृति में वह गहराई और गरिमा है जो हमें विश्व गुरु की ओर ले जाती है। चंद्रशेखर आजाद ने इस अवसर पर एक भावनात्मक अपील भी की। उन्होंने कहा, हमें सम्राट अशोक की जयंती को उसी उत्साह और भव्यता के साथ मनाना चाहिए जैसे हम बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती को मनाते हैं। यह कोई साधारण दिन नहीं बल्कि एक महापर्व है। खासकर बहुजन समाज के लिए यह गर्व का क्षण है क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने शासन में सभी वर्गों को समानता और सम्मान का अधिकार दिया। वे पहले शासक थे जिन्होंने समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज को सुना और उनके लिए न्याय का मार्ग प्रशस्त किया। यह महापर्व हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हम अशोक के दिखाए रास्ते पर चलें और अपने देश को फिर से विश्व का सिरमौर बनाएं। उन्होंने अपने बयान में जोश भरते हुए कहा, आज समय आ गया है कि हम सम्राट अशोक के इस त्योहार को पूरे देश में धूमधाम से मनाएं। हर गली, हर गांव, हर शहर में उनके संदेश को गूंजाना चाहिए। यह केवल एक जयंती नहीं बल्कि एक संकल्प का दिन है। संकल्प उस भारत के निर्माण का जो अशोक के सपनों का भारत हो। उनकी जयंती पर हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे और भारत को फिर से वह गौरव दिलाएंगे जो कभी सम्राट अशोक के शासन में चमकता था। चंद्रशेखर आजाद के इस बयान ने न केवल सम्राट अशोक की महानता को रेखांकित किया बल्कि देशवासियों को उनके योगदान को याद करने और उसे उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रेरित भी किया। उनका यह संदेश निश्चित रूप से हर भारतीय के मन में एक नई चेतना जागृत करने वाला है। दोस्तों, आज सम्राट अशोक की जयंती का पवित्र अवसर है और यह दिन हमारे लिए, खासकर बहुजन समाज के लिए, एक अनमोल प्रेरणा का स्रोत है। सम्राट अशोक कोई साधारण शासक नहीं थे, वे एक महान आत्मा थे जिन्होंने अपने जीवन के हर क्षण से हमें यह सिखाया कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं बल्कि करुणा में है। सच्चा धन सोने चांदी में नहीं बल्कि परोपकार में है। बहुजन भाइयों और बहनों, आज इस महापर्व पर हमें उनके जीवन से वह अमर संदेश ग्रहण करना चाहिए जिसने भारत को विश्व गुरु बनाया और मानवता को एक नई रोशनी दी। सम्राट अशोक का जीवन एक ऐसी मिसाल है जो हमें बताती है कि इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों न जीत ले, अगर उसके मन में शांति नहीं है तो सब व्यर्थ है। कलिंग युद्ध के बाद जब चारों ओर लाशों के ढेर और पीड़ा का समंदर था, तब अशोक ने वह देखा जो कोई साधारण विजेता नहीं देख सकता था। उन्होंने उस रक्त रंजित विजय में छिपे दुख को पहचाना और अपने भीतर एक क्रांति जगा दी। उस क्रांति का नाम था बौद्ध धर्म। उन्होंने बुद्ध के संदेश को अपनाया जो कहता है कि हिंसा से कभी सुख नहीं मिलता, असली सुख दूसरों के लिए जीने में है। बहुजनों, यह वह क्षण था जब अशोक ने साबित कर दिया कि शांति की असली खोज बाहर की दुनिया में नहीं
बल्कि अपने भीतर होती है। दुनिया में लोग धन और संपत्ति के पीछे भागते हैं, यह सोचकर कि यही जीवन का असली मकसद है। लेकिन सम्राट अशोक ने हमें दिखाया कि यह एक भ्रम है। उनके पास विशाल साम्राज्य था, अनगिनत खजाने थे, लाखों सैनिक उनकी एक हुंकार पर जान देने को तैयार थे। फिर भी कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने उस सब को तुच्छ समझा। उन्होंने समझा कि असली धन वह है जो दूसरों के काम आए, असली संपत्ति वह है जो दुखियों के आंसू पोंछे। उन्होंने अपने शिलालेखों में लिखवाया कि वे प्रजा की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा कर्तव्य मानते हैं। बहुजनों, यह संदेश हमारे लिए है। हमें भी अपने जीवन में यह सीखना चाहिए कि सच्ची समृद्धि दया, करुणा और परोपकार में छिपी है, न कि सोने चांदी के ढेर में। बहुजन समाज के लिए सम्राट अशोक एक मशाल है, एक प्रेरणा है। वे पहले शासक थे जिन्होंने समाज के हर वर्ग को बराबरी का हक दिया। उनके शासन में कोई भेदभाव नहीं था, न जाति का न वर्ग का। उन्होंने बौद्ध धर्म के जरिए यह संदेश दिया कि हर इंसान मूल्यवान है, हर जीवन की घर चीखता हुआ है। बहुजनों, यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके इस संदेश को अपने जीवन में उतारें। हमें उनके जैसे बनना है, नहीं कि ताकत से, बल्कि अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, अपनी एकता से। अशोक ने साबित किया कि एक इंसान अपने अतीत को बदल नहीं सकता, लेकिन अपने भविष्य को जरूर बदल सकता है। आप भी अपने जीवन में यह बदलाव ला सकते हैं। उठिए, जागिए और अशोक की तरह अपने समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। बहुजनों, सम्राट अशोक की जयंती हमारे लिए एक उत्सव ही नहीं, बल्कि एक संकल्प का दिन है। यह वह दिन है जब हमें एकजुट होकर यह प्रण लेना चाहिए कि हम उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे। उनकी तरह हमें भी अपने समाज में शांति और भाईचारा लाना है। उनकी तरह हमें भी अपने बच्चों को यह सिखाना है कि असली जीत वह नहीं जो दूसरों को हराए, बल्कि वह जो सबको साथ लेकर चले। अशोक ने अपने शासन में सड़कें बनवाई, पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, अस्पताल बनवाए। यह सब जनता के लिए, खासकर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए। हमें भी अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यही अशोक की असली विरासत है। यह जयंती कोई साधारण दिन नहीं है, यह एक महापर्व है। हमें इसे पूरे जोश और उमंग के साथ मनाना चाहिए। हर घर में दीप जले, हर गली में उनके गीत गूंजे, हर दिल में उनके संदेश की गूंज हो। बहुजनों, यह हमारा गर्व है कि हम उस धरती के वासी हैं जहां अशोक जैसे महानायक ने जन्म लिया। उनकी जयंती पर हमें यह शपथ लेनी चाहिए कि हम उनके सपनों को साकार करेंगे। हम एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां कोई भूखा न सोए, कोई दुखी न रहे, कोई पीछे न छूटे। यह अशोक का सपना था और इसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। सम्राट अशोक ने हमें सिखाया कि जीवन में बदलाव संभव है। वे कभी क्रूर शासक थे, लेकिन उन्होंने खुद को बदला और दुनिया को बदल दिया। बहुजनों, आप भी अपने जीवन में यह बदलाव ला सकते हैं। उनकी तरह साहस दिखाइए, उनकी तरह दया अपनाइए, उनकी तरह शांति का मार्ग चुनिए। यह जयंती आपके लिए एक नई शुरुआत है। उठिए, अपने हक के लिए लड़िए, लेकिन अशोक की तरह अहिंसा और प्रेम के साथ। आप में वह शक्ति है जो अशोक में थी। आप में वह आग है जो उनके सपनों को फिर से जगा सकती है। तो आइए, इस सम्राट अशोक जयंती पर हम सब मिलकर एक नया इतिहास लिखें। उनके जीवन से प्रेरणा लें, उनके संदेश को अपनाएं और अपने समाज को, अपने देश को वह गौरव दें जो कभी अशोक के शासन में चमकता था। यह आपका समय है, यह आपका मौका है। अशोक की तरह बनिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि बहुजन समाज की ताकत क्या है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। आपने हमारी इस वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।